हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कैरी ऑन भी कर रहे होंगे। सर आज क्या करवाने वाले हो ये बताओ। सर देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आखिरी चैप्टर, अंतिम क्लास। सर क्लास अंतिम है? नहीं बेटे, चैप्टर अंतिम है। क्लास तो हो सकता है 2 भी लग जाए। वैसे ये टॉपिक है बहुत छोटा, एक क्लास में भी हम इसे खत्म कर सकते हैं। और वैसे भी जिन बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रखा है उन्होंने ये चैप्टर बहुत पहले कर लिया था, बहुत पहले। उनको तो ये याद भी होगा। अभी तो हम छोटे छोटे सवाल करेंगे, जबकि उन्होंने तो बहुत भारी भरकम सवाल किया होगा। बट ये क्लास उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है जिनके पास कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, जो सिर्फ एफएम करते हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है, जिनके पास कॉस्ट होगा उनके पास एफएम भी होगा, क्योंकि एफएम ऑप्शनल है, कॉस्टिंग ऑप्शनल थोड़ी है, वो तो कंपलसरी है। फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सारे टॉपिक करवाऊं, इसलिए मैं ये चैप्टर को करवा रहा हूं। क्या है सर? ये टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसी चैप्टर का नाम है मटेरियल। आप इसे मटेरियल भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल बोलेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलेंगे। सर क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? तो बेटा सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे प्यार से हम लोग कहते हैं EOQ। अब कई बच्चे ऐसे हैं, देखो नाम सुनते ही कह रहे अरे सर ये तो हमें याद है, हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? बिल्कुल बेटा आप पढ़ चुके हैं, मैं मना ही नहीं कर रहा। आपको मालूम है क्या होता है? चलो मैं इसकी डेफिनेशन फिर भी लिख देता हूं। मैं लिखूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी means that quantity order to the supplier at which sum of dash and dash is minimum। मैंने क्या लिखा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स दैट क्वांटिटी ऑर्डर टू सप्लायर एट विच सम ऑफ डैश एंड डैश इज मिनिमम। मतलब अगर ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ आ जाए तो इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। क्या है इस फिल इन द ब्लैंक्स में? इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं, एक छोटा सा कहानी सुनते हैं और फिर डिसाइड करेंगे इसमें क्या आने वाला है। देखो कॉस्ट के बच्चे कह रहे हैं हमें मालूम है क्यों कहानी सुना रहे। बेटा सुनाना तो पड़ेगा। देखिए बेटा, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जरा बताओगे? हाँ बेटा, जहां पर प्रोडक्शन करते हैं हम इन जनरल इसे कह सकते हैं फैक्ट्री। जहां पर प्रोडक्शन होता है, जहां पर माल बनता है, हम उसे कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री। अब आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो कि हम जितना भी रॉ मटेरियल मंगवाते हैं क्या वो सारा का सारा फैक्ट्री में उतार देते हैं, अनलोड कर देते हैं? ट्रक से माल आया, हम कहते जाओ भैया फैक्ट्री में उतार दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा लेबर है उस मटेरियल का मिसयूज करेगा। मिसयूज मतलब केयरलेस की तरीके से काम करेगा। चाहिए होगा 10 यूनिट, वो 15 यूनिट उठा के ले आएगा। उसको चाहिए होगा 20 यूनिट, वो 50 यूनिट लेकर आएगा। कुछ यूज करेगा, कुछ वेस्ट कर देगा, मतलब वेस्टेज बढ़ा देगा। और वैसे भी फैक्ट्री में स्पेस नहीं होता है कि हम वहां पे सारा माल रखें, तो हम उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टोर डिपार्टमेंट। क्या नाम देते हैं? स्टोर डिपार्टमेंट। हम इस डिपार्टमेंट में सारा माल स्टोर करते हैं, रॉ मटेरियल, और जितना रिक्वायरमेंट होता है,
जितने की जरूरत होती है हम सिर्फ उतना ही आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। मतलब ट्रक से माल आया, हमने उसे स्टोर डिपार्टमेंट में अनलोड करवा दिया और फैक्ट्री में बोल दिया जितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी आप स्टोर डिपार्टमेंट से ले आना। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, स्टोर डिपार्टमेंट में जो हम माल स्टोर करते हैं, तो क्या स्टोर डिपार्टमेंट में अगर कभी माल कम हो जाए, माल की कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो क्या ये खुद मार्केट जाकर सामान खरीदता है? नहीं, स्टोर डिपार्टमेंट वो बताता है, इन्फॉर्म करता है किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। माल खरीदने की जिम्मेदारी स्टोर डिपार्टमेंट के पास नहीं होता है, माल खरीदने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? परचेज डिपार्टमेंट को। अब मान लीजिए स्टोर डिपार्टमेंट में स्टॉक की शॉर्टेज है, काम माल कम हो गया, खत्म होने वाला है, तो स्टोर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता है, किसको इन्फॉर्म करता है? परचेज डिपार्टमेंट को। कहता है भैया माल खत्म होने वाला है, 2000 यूनिट बचे हैं, 500 यूनिट बचे हैं, 1000 यूनिट बचे हैं, प्लीज ऑर्डर करवा लो, माल मंगवा लो। किसको बताता है? परचेज डिपार्टमेंट को। अब सर ये बताओ, क्या परचेज डिपार्टमेंट हमारी और आपकी तरह सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए झोला उठाया और मार्केट चला गया? पॉसिबल नहीं है ना। 2, 4, 5 यूनिट थोड़ी हम खरीदने वाले हैं कि हम खुद जाते हैं मार्केट लेने। हम क्या करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, वो एडवर्टीजमेंट देता है। किसको? सप्लायर को। जितने भी सप्लायर है उनको एडवर्टीजमेंट देगा। किस तरह का एडवर्टीजमेंट? कि सर मैं XYZ लिमिटेड 5 लाख यूनिट खरीदना चाहता हूं इस प्रोडक्ट का, प्लीज आप लोग मुझे अपना कोटेशन दीजिए। मतलब परचेज डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता है, सप्लायर को कांटेक्ट करता है, और एक सप्लायर ने ढेर सारे सप्लायर को कांटेक्ट करता है। ऐसा थोड़ी कि हम जाएंगे दुकान में जो भी रेट होगा ले आएंगे। नहीं, अरे भाई आप भी कुछ खरीदते हो तो क्या किसी दुकान से पर्टिकुलर जाकर ले आते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करते हो, अलग अलग दुकानों में जाते हो, वहां से रेट पता करते हो। कोई 10 रुपए किलो, कोई 50 रुपए किलो, कोई 20 रुपए किलो, कोई 15 रुपए किलो। तो जहां आपको सस्ता और बढ़िया मिलता है, सस्ता और बढ़िया मिलता है, वहां से खरीदते हो ना। सिमिलर बिजनेस में भी वो एडवर्टाइजमेंट देता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर को कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट की कोटेशन दो, रेट बताओ। अब वो सप्लायर कोटेशन देता है किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। सारे सप्लायर किसको कोटेशन देते हैं? परचेज डिपार्टमेंट को। इनमें से जिनका कोटेशन मुझे ठीक लगता है, जिनका रेट मुझे रीजनेबल लगता है, हम उनको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब सप्लायर को ऑर्डर दिया, अब सप्लायर अपने माल को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहां पहुंचाएगा? हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में। हम कहेंगे ठीक है भैया मिस्टर एक्स, आपका प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, आप एक काम करो, उस प्रोडक्ट को भिजवा दो 5 लाख यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऑर्डर दिया सप्लायर को कि 5 लाख यूनिट भिजवा दो, वो माल लेके आता है, हम उसे अनलोड कर लेते हैं सीधा ही? नहीं, अब क्या चेक करेंगे? क्वालिटी चेक करेंगे। तो स्टोर डिपार्टमेंट में हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, देखते हैं कि इसने जो क्वालिटी भेजा है वो सही है या नहीं है, फिर परचेज होता है। अब मुझे बताइए, स्टोर डिपार्टमेंट ने मेरे से कहा माल चाहिए। अब ये माल खरीदने के लिए मुझे कितने स्टेप फॉलो करने पड़े? मुझे पहले परचेज डिपार्टमेंट को बताया, फिर हमने सप्लायर्स को एडवर्टीजमेंट दिया, फिर उसे कोटेशन मंगवाया, फिर उसे ऑर्डर प्लेस करा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में लोड होकर माल आया, और उसके बाद उसकी क्वालिटी हम लोगों ने चेक करा। ये सारे काम विद इन डे तो होगा नहीं, टाइम लगता है, और कुछ खर्चे भी होते हैं। एडवर्टीजमेंट देने में भी खर्चा होता है, कोटेशन मंगवाने में भी, ऑर्डर प्लेस करने में, ट्रांसपोर्टेशन में भी, और इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए जो क्वालिटी मैनेजर को रखा उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे काम करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं, और इस पैसे को हम लोग नाम देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। सोचिए, ये जितने भी काम हम लोगों ने करा है, ये जितने भी काम हम लोगों ने करा है, ये एक बार ऑर्डर करने के लिए करा होगा। अगली बार मुझे फिर ऑर्डर देना है तो फिर यही सारे काम, फिर ऑर्डर देना है, फिर यही सारे, फिर माल खरीदना है, फिर यही सारे काम करना है। तो ये काम बार बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा जब भी मैं माल को खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो इन सारे कामों को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैं लिख देता हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ? तो सर एक तो पहला हमने क्या कहा, इन्फॉर्म किया किसको? परचेज डिपार्टमेंट। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ गुड्स, ऑर्डर ऑफ गुड्स
फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट, फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम हम लोगों ने क्या करा, एडवर्टीजमेंट फॉर परचेज, हमने माल खरीदने के लिए एडवर्टीजमेंट दिया कि बताओ कौन कितने में बेच रहा है अपना सामान। तीसरा, रिसीविंग ऑफ कोटेशन, रिसीविंग ऑफ कोटेशन फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से हम लोगों ने कोटेशन रिसीव करा। फिर हम लोगों ने क्या करा सर, ऑर्डर प्लेस करा। पहले आप एक और वर्ड जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। हमने सप्लायर को सेलेक्ट करा कि हाँ मिस्टर राम से माल मंगवाएंगे या श्याम से माल मंगवाएंगे या मोहन से माल मंगवाएंगे। फिर प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर, दिख रहा है आपको ना, प्लेसिंग द ऑर्डर, हमने ऑर्डर प्लेस करा। इसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, हमने गुड्स को क्या करवाया, ट्रांसपोर्टिंग करवाया टू स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट। इसके बाद हमने इसकी क्वालिटी चेक करा, क्वालिटी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे गुड्स खरीदना है तो मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं, ये सारे काम करने पड़ते हैं। एक बार भी आप गुड्स खरीदना चाहते हो तो मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। और मान लो इस पूरे काम को करने में 5,000 रुपए का खर्चा आता है, 5,000 रुपए का खर्चा आता है। तो जितनी बार हम ऑर्डर प्लेस करेंगे मुझे उतनी बार 5,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब मान लो एक एग्जांपल देके बताता हूं कि मुझे एक साल में एनुअल, एक साल में रिक्वायरमेंट है 1,00,000 यूनिट का। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,00,000 यूनिट। और एक बार ऑर्डर देते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार हम ऑर्डर देते हैं तो 5,000 रुपए का खर्चा आता है, 5,000 रुपए का खर्चा आता है। तो आप मुझे बताओ कि ऑर्डर में एक ही बार दूं या बार बार ऑर्डर दूं। ध्यान रखना एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंस मैनेजर का काम होता है हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे कम से कम किया जाए। ठीक है, देखिए मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट 1,00,000 यूनिट है, ठीक है, और मैं ऑर्डर देता हूं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1,00,000 यूनिट है। मैंने फोन उठाया, सप्लायर को बोला भैया 1,00,000 यूनिट भिजवा दो, एक साल का माल इकट्ठा मंगवा लिया। तो आप मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो ऑर्डर देने का खर्चा है वो कितना लगेगा। सर एक बार ऑर्डर दोगे तो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए है ना। अच्छा बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट तो हमारा वही 1,00,000 है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं भैया ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है 50,000। मैं कहता हूं 1,00,000 इकट्ठा नहीं मंगवाएंगे, नहीं हम क्या करेंगे 50,000 करके 2 बार मंगवाएंगे। 6 महीने बाद मैंने 50,000 ऑर्डर दिया, फिर 6 महीने बाद 50,000 का ऑर्डर दिया, हो गया 1,00,000। अब मुझे बताओ मुझे कितनी बार ऑर्डर देना पड़ा, 2 बार। एक बार ऑर्डर देने का खर्चा 5,000, तो 2 बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना आया 10,000 रुपए। अगर मैं बोलूं कि 1,00,000 यूनिट मुझे मंगवाना है और मैं सोच रहा हूं 25,000 करके ऑर्डर दूं, पहले 25,000 मंगवाऊं, फिर 25,000 मंगवाऊं, फिर 25,000 मंगवाऊं, फिर 25,000 मंगवाऊं, 4 बार मंगवाएंगे। अगर 4 बार मंगवाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कितना होगा, एक बार के 5,000 तो 4 बार के कितने बोलो 20,000। मैंने कहा अच्छा बताओ अगर मेरा ऑर्डरिंग
एनुअल रिक्वायरमेंट है 1 लाख का, और मैं ऑर्डर दूंगा 10,000 यूनिट के। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना देते हैं? 10,000 के। हम कहते हैं भैया इकट्ठा मंगवा के क्या करेंगे, पहले 10,000 भिजवा दो, फिर 10,000 भिजवाना, मतलब 10,000 करके हम कितनी बार मंगवाएंगे? 10 बार मंगवाएंगे। एक बार ऑर्डर देने का खर्चा 5,000, तो 10 बार ऑर्डर देने का खर्चा क्या है? 50,000। अब ध्यान से देखो, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो जैसे हम ज्यादा ऑर्डर देते हैं तो ये खर्चा कम होता है, कम देंगे तो खर्चा हमारा बढ़ जाता है। तो अब मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कहता है? प्लीज सुना। एज पर ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट should be order so that ordering cost is minimum। मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम, देखो मैंने वर्ड क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट शुड बी ऑर्डर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट को ऑर्डर करना चाहिए। अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट ऑर्डर करो। एक ही बार पूरा 1 लाख यूनिट मंगवा लो, काम चलता रहेगा, 5 शहर में काम चल जाएगा। ठीक है सर, इतना मैंने पढ़ाया और इसके बाद मैंने छुट्टी कर दी। बच्चे घर चले गए। उनमें से एक बहुत समझदार बच्चा था, वो जो भी पढ़ता है उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करता है। हुआ क्या, जब मैंने छुट्टी करा वो बच्चा घर गया। घर जाकर जैसे घर गया उसकी मम्मी ने कहा बेटा आ गया ट्यूशन से? बच्चे ने कहा हाँ मम्मी आ गया। बेटा एक काम करना, जा आटा लिया। क्या लेके आओ? आटा लेकर आओ। अब वो मम्मी कहती है कि बेटा आटा लेकर आओ। बेटा कहता है सर मम्मी कितने किलो लेकर आना है? तो मम्मी ने कहा बेटा एक दिन में हम 1 किलो आटा खाते हैं, तो 1 महीने का 30 किलो आटा ले आओ। वो बच्चा मार्केट जाता है। मार्केट जाते हुए सोचता है कि आज मैं 30 किलो आटा लाऊंगा, रेडी पर लेकर आऊंगा, रिक्शे पर, और रिक्शे का किराया 50 रुपए देना पड़ेगा, रेडी या रिक्शा जो भी कह लो। और आटा तो फिर अगले महीने फिर दोबारा आएगा, फिर मुझे 50 रुपए किराया देना पड़ेगा, फिर अगले महीने आटा आएगा 30 किलो, फिर 50 रुपए देना पड़ेगा। अगर एक साल में हम 12 बार आटा मंगवाएंगे तो 12 बार मुझे रिक्शे का किराया देना पड़ेगा, और एक बार का 50 रुपए, तो 12 बार का कितना हो गया? 600 रुपए रिक्शे का किराया देना पड़ेगा। क्यों नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम किया जाए? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, रिक्शे का भाड़ा क्या है? एक बार ऑर्डर करोगे तो 50 रुपए किराया देना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने सोचा क्यों नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम किया जाए, पूरे साल का आटा इकट्ठा लिया जाए। वो दुकान में जाता है और कहता है अंकल जी, लाला जी, आप मुझे 365 किलो आटा दे दो। 1 महीने का 30 किलो, 1 साल का 365 किलो, और 365 किलो आटा लेकर घर आ जाता है। और घर आकर मम्मी से कहता है मम्मी देखो मैंने 550 रुपए बचा दिए। मम्मी ने कहा बचा दिए? कैसे? कहता देखो ना, आप हर महीने आटा मंगवाते, हर महीने किराया देना पड़ता है रिक्शे का 50 रुपए, मैंने एक ही बार पूरे साल का आटा लिया, अब 50 रुपए किराया देना पड़ा, 11 बार मुझे रिक्शे का किराया नहीं देना पड़ेगा, तो 550 रुपए मेरा बच गया। मम्मी ने कहा बेटा एक बात बता, कौन सा टीचर है जो ऐसा पढ़ाता है? तो 550 रुपए बचाने के लिए पूरे साल का आटा इकट्ठा ले आया 365 किलो। सबसे पहले ये बता, इस आटा को मैं अब रखूंगी कहां? 30 किलो आटा तो मैं कंटेनर में डाल के किचन में रख देती थी, 365 किलो में कहां रखूं? इसके लिए मुझे कमरा लेना पड़ेगा किराए पर, उस कमरे का किराया कौन देगा? दूसरा, सर 365 किलो आटा हम यूज करें या ना करें, चूहे जरूर यूज करेंगे, नुकसान हो जाएगा, चूहे खा जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा, उसका कौन भरपाई करेगा? तीसरा, 30 किलो आटा हमारा मान लेते हैं 50 रुपए किलो के हिसाब से 1500 में आता था, 365 किलो आटा के लिए पैसे कहां से आएंगे? अगर वो पैसा मैं बैंक से लेकर आता हूं तो उसका ब्याज, इंटरेस्ट कौन देगा? मतलब हम बचाने गए थे रिक्शे का किराया,
ऑर्डरिंग कॉस्ट, और उसको बचाने के चक्कर में हमने क्या खर्च कर दिया, क्या देने पड़ गए। मुझे रूम का रेंट देना पड़ गया, उसे रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। मुझे ब्याज पर पैसे लेने पड़े आटा खरीदने के लिए, और उसका नुकसान, आटे का लॉस हो गया, पिलफ्रेज खराब हो गया, चूहे ने खा लिया। तो ये सारा खर्चा हम लोग कर बैठे। तो सर ये सारे खर्चे को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इस सारे खर्चे को हम लोग नाम देते हैं, प्लीज सुनना, इसे कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। दिख रहा है आपको? होल्डिंग कॉस्ट। आप इसे कह सकते हो स्टोरेज कॉस्ट, या हम इसे बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। मतलब सर हमें सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट का ध्यान नहीं रखना, हमें यह भी देखना है कि इसे होल्ड करने का खर्चा क्या है, इसे स्टोर करने का खर्चा क्या है, या उसे कैरी करने के भी खर्चे तो होते हैं। और ये खर्चा क्या कहलाता है, ये खर्चा क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दूं या कम से कम? बोलो। 30 किलो आटे के लिए होल्ड करने के लिए खर्चे नहीं चाहिए थे, लेकिन 365 किलो आटा होल्ड करने के लिए मुझे खर्चे देने पड़ गए, किराए पे, रेंट पे मुझे जगह लेना पड़ गया। तो हम ये कॉस्ट क्या कहता है कि सर कम से कम ऑर्डर दो, थोड़े थोड़े करके ऑर्डर दो, ताकि खराब नहीं होगा, ताकि पैसे ज्यादा ब्लॉक नहीं होंगे, और ताकि हमें उसे स्टोर करने में खर्चा नहीं लगेगा। तो ये क्या कहता है, प्लीज सुनना। एज पर कैरिंग कॉस्ट, यहां मैंने वर्ड यूज करा था मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट शुड बी ऑर्डर। मैं यहां लिखूंगा मिनिमम number of unit should be order so that carrying cost is minimum। ठीक है, प्लीज ध्यान से पढ़िए, दोनों डेफिनेशन तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक जगह मैंने लिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट शुड बी ऑर्डर, और यहां मैंने लिखा मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट शुड बी ऑर्डर। अब एक कस्टमर कंफ्यूज, भैया ज्यादा ऑर्डर दूं या कम ऑर्डर दूं? अगर मैं ज्यादा ऑर्डर देता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को तो मैं कम कर लूंगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर मैं कम ऑर्डर देता हूं तो कैरिंग कॉस्ट को कम कर लूंगा, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। दो कॉस्ट है, एक केयर करने का खर्चा कैरिंग कॉस्ट, और एक ऑर्डर करने का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अगर मैं ज्यादा यूनिट ऑर्डर करता हूं, एक बार में 1 लाख यूनिट मंगवा लेता हूं, तो यस ऑर्डरिंग कॉस्ट को तो मैं मिनिमाइज कर लूंगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। उस 1 लाख यूनिट को रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। और अगर मैं कम यूनिट का ऑर्डर देता हूं, 1,000 या 500 यूनिट का ऑर्डर देता हूं, तो मैं कैरिंग कॉस्ट से तो बच जाऊंगा, उसे कम कर लूंगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही तो कहता है कि इतने यूनिट दो, इतने यूनिट का ऑर्डर दो कि इन दोनों का सम क्या हो, मिनिमम। चलिए डेफिनेशन पे लौटते हैं। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया था, पढ़िए बेटा प्लीज। मैंने लिखवाया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स दैट क्वांटिटी ऑर्डर टू द सप्लायर, इतने क्वांटिटी का ऑर्डर दो सप्लायर को, सो दैट एट विच सम ऑफ डैश एंड डैश इज मिनिमम। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। इन दोनों का सम मिनिमम होना चाहिए, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितने यूनिट का ऑर्डर दे, ये अब हमें बताएगा विल्सन्स फॉर्मूला। अच्छा, इसका एग्जांपल बता दूं आपको कौन कौन सा हो सकता है? तो वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार बता देता हूं। इसका पहला एग्जाम्पल था इंटरेस्ट। ये किस में कवर होता है, कैरिंग कॉस्ट में, होल्डिंग कॉस्ट में। इंटरेस्ट, पिलफ्रेज का मतलब होता है नुकसान, लीकेज। और इसका नेक्स्ट होता है स्टोरेज एक्सपेंस, जिसे हम रेंट कह सकते हैं। ठीक है ना।
चलिए, तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आया और उस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं विल्सन्स फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? विल्सन्स फॉर्मूला। और विल्सन्स फॉर्मूला कहता है, क्यों कंफ्यूज होते हो कि कितना मंगवाना है, ज्यादा मंगवाना है या कम मंगवाना है? आप एक काम करो ना, विल्सन्स फॉर्मूला अप्लाई करके देखो कि कितना मंगवाना है। और फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, रूट 2AO डिवाइडेड बाई C, AOC। सर यहां पर A क्या है? तो बेटा A इज इंडिकेट फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। एक साल में कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। O क्या है? O इज इंडिकेट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और C क्या है? तो ये है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी, ये इतना क्वांटिटी है जिस पर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा, कम से कम आएगा। दो छोटी छोटी बातें और है, अगर तुम कहो तो मैं उसे अप्लाई करवा दूं। बोलो सर करवाई दो, इतना आप जिद कर रहे हो तो ठीक है, लिखे। कुछ पॉइंट है प्लीज ध्यान देना, और ये हाईलाइट करके लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। समटाइम, कहीं भी आप लिख सकते हो इसे हाईलाइट करके। समटाइम कैरिंग कॉस्ट given in percentage, समटाइम कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज। कई बार हमें कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में गिवन होता है, ठीक है। तो हम किस पे निकालेंगे? मान लो वो लिखा है कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5%। कितना है? 5%। तो ये 5% किसका निकालेंगे? तो एवरेज इन्वेंट्री का निकालते हैं। तो ये हम किसका निकालते हैं? कुछ नहीं बताएगा, तो एवरेज इन्वेंट्री का। अब सर एवरेज इन्वेंट्री अगर ना दे रखा हो तो क्या करेंगे? अगर एवरेज इन्वेंट्री ना दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट का, ठीक है। अगर एवरेज इन्वेंट्री ना दे रखा हो तो हम किसका निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट का, ठीक है। तो अगर कभी कभी कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में दे रखा हो तो हम वो परसेंटेज किस पे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री या फिर कॉस्ट पर यूनिट का हम लोग निकालेंगे। क्या कह रहे हो सर? एक दो क्वेश्चन करवाओ फिर कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके असाइनमेंट का, आपके पास असाइनमेंट है, आप उसमें देखो। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। आपको कैरिंग कॉस्ट गिवन है 10 रुपए का, 10 रुपीज का। द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑर्डर और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गिवन है 20 रुपए का। द नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड इज 30,000 पर ईयर और एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है 30,000। आपको मिल गया सी कैरिंग कॉस्ट, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट और ए एनुअल कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट। डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप मुझे EOQ निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू रूट 2AO डिवाइडेड बाई C। सॉल्व करेंगे, रूट 2 इंटू A हमें गिवन है 30,000, O हमें गिवन है 20 और कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, हाथ से नहीं कर पाओगे। तो ये आ गया 2 इंटू 30,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 और रूट, ये आ गया 346 पॉइंट। तो पॉइंट में तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या लिख देंगे? 346 यूनिट। आप 346 यूनिट करके ऑर्डर दो,
346 करके ऑर्डर दोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसके बाद उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सिंपल है ना, हमें एक साल में एनुअल रिक्वायरमेंट, एक साल में कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी। आप इसे ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोलो या आप EOQ बोलो, बात एक ही है। तो 30,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। एक साल में मुझे कितने यूनिट मंगवाना है? 30,000, और मैं 346 करके मंगवाना चाहता हूं। एक बार ऑर्डर देंगे 346 यूनिट का, फिर ऑर्डर देंगे 346 यूनिट का, तो कितनी बार ऑर्डर देंगे कि 30,000 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 346, ये आ गया 86.7। तो हम लिखेंगे 87। मुझे 87 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 87 टाइम्स मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा, 346 करके, तभी तो 30,000 यूनिट आएगा एक साल में। इसके बाद उसने बोला इन एंड द टाइम गैप बिटवीन द टू ऑर्डर। अच्छा बताओ, ये भी बताओ कि आज मैं एक ऑर्डर देता हूं 346 यूनिट का, तो अगले ऑर्डर कितने दिन बाद दूं? तो टाइम गैप निकालना है। टाइम गैप कैसे निकालेंगे? टाइम गैप यार कॉमन सेंस लगाओ। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं और मुझे 365 दिन में 87 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा, तो कितने दिन में दूसरा ऑर्डर देंगे? तो डिवाइड कर लेंगे 365 डिवाइडेड बाई 87, ये आ गया हमारा 4.19। तो मैं बोल दूंगा 4 डेज, लगभग 4 दिन। हर चौथे दिन मुझे ऑर्डर देना पड़ता है, हर 4 दिन बाद मुझे क्या देना पड़ता है? ऑर्डर। खैर, आइए एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे असाइनमेंट का ये लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर एंड टाइम गैप। बिल्कुल सेम सवाल है। एनुअल डिमांड गिवन है 12,000, ए हमें गिवन है 12,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 9 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 9 रुपए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट गिवन है 15 रुपए, कैरिंग कॉस्ट गिवन है 15 रुपए। आइए सबसे पहले निकालते हैं EOQ। कैसे निकालेंगे? रूट 2AO डिवाइडेड बाई C, रूट 2 A हमें गिवन है 12,000, O हमें गिवन है 9 रुपए, कैरिंग कॉस्ट है 15 रुपए। आइए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 12,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 15, 120, 120। अरे एक बार सॉल्व करो जरा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 9 रुपए पर ऑर्डर, 15 रुपए, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करें, हम गड़बड़ तो नहीं करा हमने। 2 इंटू 12,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 15, कैरिंग कॉस्ट 15 रुपए का, ठीक है। रूट करेंगे 120 आ रहा है, 120। दूसरा उसने पूछा था नंबर ऑफ ऑर्डर, ये आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर, सर हमें 12,000 यूनिट मंगवाना है, 120 यूनिट करके हम मंगवाएंगे, तो 100 टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए? 100। और क्या पूछा था? टाइम गैप, कितने दिन में मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा? तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन, 100 बार हम उसे ऑर्डर देंगे, तो ऑलमोस्ट लगभग 3.6, मतलब हम कह सकते हैं 3 डेज। 3 डेज में मुझे एक बार ऑर्डर देना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर एंड टाइम गैप। बिल्कुल सेम लिखा है। क्या क्या है चलो पढ़ते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट ए हमें गिवन है, एनुअल रिक्वायरमेंट हमें गिवन है कितना जी? 1,60,000 रुपए। ध्यान रखना यूनिट लेते हैं, अमाउंट नहीं। 1,60,000 रुपीज गिवन है, 40 रुपए का एक, तो कितना हो गया? डिवाइड बाई 40, नंबर ऑफ यूनिट 4,000 यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट हमेशा क्या लेते हैं? यूनिट। 12,000 यूनिट था, यहां पर 30,000 यूनिट था, रुपीज नहीं लेते हैं। लेकिन यहां 1,60,000 बोला है तो हम यूनिट लेंगे, 4,000 यूनिट। ठीक है सर। इसके बाद लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग द ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 200 रुपए का, और साथ में लिखा है कैरिंग, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ये मजेदार सवाल है, 25%।
25% किसका? तो याद है मैंने कहा था इफ द कैरिंग कॉस्ट गिवन इन द परसेंटेज इट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट पर यूनिट। तो हम 25% निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट का। 40 रुपए कॉस्ट पर यूनिट दे रखा था, तो ये आ गया 10 रुपए। दैट्स इट। आइए अप्लाई करते हैं। हम निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला होता है रूट 2AO डिवाइडेड बाई C। रूट 2 एनुअल रिक्वायरमेंट 4000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट 10 रुपए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2 इंटू में 4000 इंटू में 200 डिवाइडेड बाई 10 और रूट 400 400 यूनिट। फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सर एनुअल रिक्वायरमेंट है 4000 यूनिट। 400 करके अगर आप ऑर्डर देते हो तो 10 बार 10 टाइम्स मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। और मुझे निकालना है टाइम गैप। टाइम गैप कैसे निकालेंगे? तो सर 365 दिन होते हैं। 360 क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? 365 दिन होते हैं। 10 बार मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 36 दिन 36 डेज में मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। अब 36.5 तो मैं लिखूंगा नहीं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा 36 डेज। टाइम गैप है 6 दिन, 36 दिन बाद मुझे ऑर्डर देना पड़ता है। अब सवाल आया कि सर छोड़ो ना, बाकी सवाल तो हम ट्राई कर ही लेंगे। ठीक है बेटा, आप इतने प्यार से कह रहे तो आप कर लेना ट्राई। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है सर, ये काम बढ़िया है। तो चलिए बेटा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 सर कहां तक करना है? बेटा सारे कर सकते हो, सच बताऊं तो सारे ही कर सकते हो, कुछ भी इसमें गिवन नहीं है। हाँ चलिए, फिर भी आप लोग 7 तक तो मिनिमम ट्राई करोगे ही करोगे। इसके बाद के क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, तो वो मैं खुद करवा दूंगा। ठीक है, एक क्लास और लेंगे, बस खत्म 2 क्लास का टॉपिक है। चलिए, तो ये होमवर्क आपका रहा, बाकी हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू।